नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बीते 13 दिसंबर को संसद के विजिटर गैलरी से 2 युवक सदन की कार्रवाई के दौरान बीच में कूद गए और सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, जिसके साथ ही देश भर में सियासत तेज हो गई है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। पूछ रहा है इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। अगर मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो 4 उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। जात और धर्म के नाम पर मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता। यही लोगों को जिम्मेवारी होते हैं, उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना, इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की। उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं, जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, हमारे एक साथी हैं सीपीएम के, जॉन बिटास, घटना होते ही उन्होंने कहा, मनोज अगर हम या तुम होते ये पास इशू करने वाले तो हम पर यूएपीए लग गया होता। कहीं उनकी चर्चा भी हो रही है, खारिज करने की कोशिश हो रही है, जैसे उनका कोई रोल ही ना हो। मैं मानता हूं एमपी को बहुत तरह की चीज फिल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम चीजों को पब्लिक डोमेन में तो रखना होगा। उस पर कुंडली मार के बैठने से बात नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक क्रूज का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के रामगढ़ लाल में लेक नवीन क्रूज पर सवार हुए। सीएम योगी ने रामगढ़ लाल लेक में नवीन क्रूज की सवारी का आनंद उठाया। तो वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल यातायात और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग अथॉरिटी का गठन कर चुके हैं। आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में, 8 लेन को 12 लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे
इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहाँ के बारे में, यहाँ के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे। आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है, चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है। देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता है या कोई बाहर से देखता है, उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल दिए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लिए बड़ा सियासा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे की बात करें तो अयोध्या और काशी में हिंदू पक्ष की जीत के बाद मथुरा बीजेपी के एजेंडे में है। देखिए एक रिपोर्ट। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। मथुरा शाही ईदगाह परिसर सर्वे कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर यानी कि गुरुवार को दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, मगर कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, यानी सर्वे हर हाल में होगा। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज उस पे आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आपको यह भी बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट के सामने मुकदमे में दायर आवेदन में यह दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, इसीलिए सर्वे करवाया जाना जरूरी है। सर्वे के लिए बकायदा एक आयोग का गठन किया गया, जो हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है, और शेषनाग की भी एक छवि है, जो हिंदू देवताओं में से एक है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात में रक्षा की थी। वैसे राम मंदिर और काशी के बाद अब मथुरा के मुद्दे पर भी सियासी तपिश महसूस हो रही है। संत समाज खुलकर अब पैरवी कर रहा है कि मथुरा का सर्वे जरूरी है। माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का स्वागत योग्य निर्णय है और कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए, उसके लिए टीम गठित हो रही है। बहुत ही हम सनातनी संत धर्माचार्यों को खुशी की लहर है और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो आए थे मुल्ले आक्रांता औरंगजेब और बाबर जैसे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ गुम्बद मस्जिद बना दी थी, उनका सर्वे होना चाहिए। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है।
अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया है, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी, अब 26/9 हमारी प्रार्थना व सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। आज मथुरा में माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी हिंदुओं में, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। अब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब बहुत जल्द मथुरा कोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। माननीय इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है कि अब ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाहीदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। यकीनन श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को जो बड़ा फैसला सुनाया था वो फैसला अब बरकरार रहेगा, ये तय है, यानी सर्वे हर हाल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील एपी सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। उच्च न्यायालय का फैसला जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सर्वे की बात की गई थी, उसमें विरोध पर बहुत अच्छा फैसला है। निश्चित तौर पर बड़ी साफ सी बात है, क्या आप इस मामले को भी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को भी अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि की तरह 500 साल लटकाना चाहते हैं? जब उसमें लैंडमार्क जजमेंट है कि इस तरह से सिद्ध हो गया कि मुगल कालीन आतंकी थे, आताताई थे, आक्रामक थे, हमलावर थे, और उन्हें जब जब समय मिला, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उन्होंने नीचे मंदिरों को दबाया और ऊपर बनाए ईदगाह बनाए, अपनी मस्जिदें बनाई, और ये लगातार क्रम उनका चलता रहा था। खबर गाजियाबाद से है। इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा में बीजेपी का स्टिकर लगी गाड़ी ने बच्चों की स्कूली बस में टक्कर मार दी है। इस दौरान घटना में कई बच्चे घायल हो गए। साथ ही सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। जितने बैग है ना सबने स्कूल में दे दीजिए, अपने आप। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ की है। बता दें कि थाना सलेमपुर इलाके में चोरी की घटना में वांछित चल रहे 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से की गई कई राउंड फायरिंग में दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर निलंबित किया गया। दरअसल जिले में एक मृतक महिला का पोस्टमार्टम हुआ था। इसके बाद आरोप लगाया गया है कि महिला की दोनों आंखें गायब हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाले दोनों डॉक्टरों से पूछताछ की और महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिम्मेदार मिड डे मील राशन बेचकर बच्चों के निवाले को छीना जा रहा है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने मिड डे मील का अनाज खुलेआम बेच दिया है। वही ग्रामीणों ने खरीदार को पकड़कर वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तभी खरीदार ने बताया कि स्कूल के अध्यापक ब्रजेश ने मिड डे मील का अनाज बेचा है। हाँ तो कहने जाना था कि यही से गल्ला जाता तो कहने जाना था ले वाला। मुरादाबाद में तांत्रिक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तांत्रिक मौलाना साजिद पर महिलाओं को बहलाने फुसलाने का आरोप है। लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत भी की है। वहीं वो
पाकबड़ा परिसर में शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों को धमकाते हुए फिर से तांत्रिक मौलाना साजिद का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने इसकी पिटाई भी की है। रायबरेली में यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए फर्राटा भरने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग की, जहां पर निर्धारित गति से ज्यादा रफ्तार में दौड़ रहे 29 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही 103 वाहनों से काली फिल्म उतरवाई गई और हाईवे किनारे खड़े 5 ट्रक और 2 ट्रैक्टरों का भी चालान किया गया। साथ ही 503 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का चालान करके 6,23,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। मथुरा से यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर पर वाहनों की स्पीड कम हो जाएगी। बता दें कि सर्दी में कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है। हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय की गई है। यह आदेश 15 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हादसों को रोकने के लिए एक कदम उठाया है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और दुर्घटनाएं अधिक होने की वजह बनती हैं। फतेहपुर के थाना ललौली से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 2 गुटों में कई राउंड फायरिंग देखने को मिली। बता दें कि मोरंग खदान में पैसे के लेन देन को लेकर गोलियां चलाई गई और फायरिंग का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिहार के युवक ने मां की हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर प्रयागराज पहुंच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मां का कत्ल करके शव को गंगा में बहाना चाहता था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका है। वहीं पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज दिनांक 15-12-23 को दारागंज पुलिस टीम जब संगम एरिया में रात्रि में गश्त कर रही थी, तो उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मिला और उससे जब पूछताछ की गई, उसके पास एक सूटकेस था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। और जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से, तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में हिसार जनपद में ये आर्यनगर में रह रहा था और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी। और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसने अपनी मां का गला दबा के वहां पे हत्या कर दी। खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार में दबंग युवक ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की है। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ने पैदल जा रही वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएससी पहुंचाया गया है। हालात नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना बछराया थाना क्षेत्र के सरोरा गांव के पास की बताई जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। तभी लोगों ने जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की और उनसे कहा कि ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अरखा गांव के समीप लैंड और डंपर का अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार शिकायत के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे। बता दें कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने एक टीम गठित की और स्थानीय प्रशासन को बिना सूचना दिए छापेमारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि टीम ने अवैध खनन को धर दबोचा है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को जानकारी मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए। साथ ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। अगली खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि चलते ट्रक का टायर फटने से अनियंत्रित होकर ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार में शिक्षिका सहित 3 लोग सवार थे। बता दें कि शिक्षिका और बच्चे घायल हो गए हैं, वहीं ड्राइवर का पैर
चेचिस में फंस गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कटर मशीन की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगह लिया के लगा दे, फट से फेंक दे। झारखंड में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जहां विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ ही मुख्यमंत्री को समन और कैश कांड को लेकर सरकार पर हावी है। विपक्ष ने जिस तरह से सत्र की शुरुआत से ही सड़क से सदन तक सरकार की घेराबंदी की है, देखिए उस पर एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामे के साथ आगाज हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने भ्रष्टाचार के साथ साथ खाद्यान्न 1932 के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर उठाया। सत्र के शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से पहले ही तैयारियां की जा चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए गुरुवार को अपने विधायकों के साथ बैठक की थी और रणनीति भी बनाई थी, जिसका असर विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों रुपयों के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के गेट पर विरोध जताया और सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसके साथ ही समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष इसको लेकर बीजेपी पर पलटवार करता नजर आया। अब इनको ही दे दिया जाए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके माननीय प्रधानमंत्री तक की बात करूंगा मैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए। अब सारी जिम्मेदारी है, ले इनकम टैक्स के भी अधिकारी जितने भी डायरेक्टर से लेके सारा कुछ बन जाए। ईडी के को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, अब सब कुछ ये बन जाए। आज तक आधिकारिक कोई बयान आया क्या इनकम टैक्स का के अधिकारियों का धीरज साहू प्रकरण में? तो ये सारा कुछ यही लोग फैसला लेते हैं, यही लोग सब कुछ है, जज से लेकर अधिकारी सभी लोग यही हैं, तो ये लोग समझेंगे। जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक आरोपी हैं। स्वास्थ्य को उन्होंने लूटा है और उन पे केस भी चल रहे हैं। रही बात की पैसे की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये सदन है, ये बीजेपी के लोग कभी भी जनहित के मुद्दे नहीं उठाते। मेरा यही कहना है उनसे कि कम से कम जरा इनको सद्बुद्धि दे। और रही बात धीरज साहू से, भानु जी का क्या संबंध है आप नहीं पूछ सकते हैं क्या? उनको सार्वजनिक करना चाहिए। धीरज साहू जी पहले एक व्यवसायी हैं, उसके बाद एक कांग्रेस के सांसद हैं। नहीं, मुद्दे देखिए, वर्तमान जो सरकार है हेमंत सोरेन जी की सरकार, इस सरकार में हर ओर पर राज्य के को एक बदनामी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है और सत्ता संरक्षण में जो चल रहे भ्रष्टाचार के काले कारनामे हैं, इस राज्य में नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, रोजगार जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं, हमारे जो आउटसोर्सिंग के आधार पर पदों को भरा जा रहा है, उसके जो हमारे कर्मी हैं, हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, समाज के हर तबके को सरकार ने निराश किया है। ऐसे सारे मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर हम आएंगे। राज्य के एक बहुत बड़ी आबादी, जो राज्य के 7-8 जिले ऐसे हैं जहां पिछड़ों का आबादी शून्य कर दिया गया है, तो वैसे में सदन के माध्यम से सरकार उस पर मौन है और लगातार यहाँ की भावनाओं के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये सारे मुद्दे सदन के अंदर और सदन के बाहर हम सब लोग उठाएंगे। कांग्रेसी भ्रष्टाचार जग जाहिर हुआ है और हम सब जानते हैं कि आज़ाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया और 1948 से जीप घोटाले से कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो भ्रष्टाचार शुरू किया वो बदस्तूर जारी है। अब आप ही बताइए, 500 करोड़ से ज़्यादा नगद रुपए अगर किसी सांसद, कांग्रेसी सांसद के घर में पकड़ाए तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या, शिष्टाचार है। तो इस विषय को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जो उन्होंने 4 साल का वक्त जाया किया है, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का समय नुकसान किया है,
सुबह का भूला आदमी शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। अच्छी बात है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में पक्ष विपक्ष दोनों को पूछने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसकी रक्षा, उसकी उन्नति समृद्धि के मार्ग कैसे प्रशस्त हों, इसके लिए ही ना पक्ष विपक्ष को जनता चुन के भेजती है। तो वो सवाल करेंगे और सरकार जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार है, तो जनता के हक और हकूक के जवाब देके उनको संतुष्ट करेगी। 4 साल के सदन में ये पहला मौका था जब नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद थे। साथ ही इस दौरान राज्यपाल की तरफ से विधानसभा सचिवालय को टिप्पणी के साथ लौटाए गए 1935 के खाद्यान्न आधारित स्थायी नीति संबंधित विधेयक की जानकारी सदन को स्पीकर ने दी और राज्यपाल की टिप्पणी भी पढ़ी। इसके साथ ही स्वीकृत 5 विधेयकों को सचिव ने सभा के पटल पर रखा, जिसमें झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, झारखंड मॉल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अवैध कृत निवारण विधेयक सम्मिलित है। 4 साल के कार्यकाल में कई घोटालों में घिरी हेमंत सरकार और सीएम हेमंत को विपक्ष ने निशाने पर लिया और जमकर हमला बोला। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार विपक्ष के वारों से कैसे बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।